हेलो गाइस, वेलकम फॉर स्टडी आईक्यू। रिसेंटली अभी सेनकाकू देवाती आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिस्प्यूट चाइना, जापान और ताइवान के बीच में चल रहा है। और ये डिस्प्यूट है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इन आइलैंड्स का और इनका वे फॉरवर्ड क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे आज। सो लेट्स बिगिन। चाइना का जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है। चाइना का डिस्प्यूट इंडिया के साथ है, जो कि रिसेंटली अभी लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में। और चाइना का जो डिस्प्यूट है वो भूटान के साथ भी है। चाइना का जो क्लेम है वो ताइवान पे भी है। चाइना का जो डिस्प्यूट वो साउथ चाइना सी में भी है, जो कि वो कहता है कि वो साउथ चाइना सी उसका पूरा है। और उसका डिस्प्यूट वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया इन सब के साथ चल रहा है साउथ चाइना सी में। अब चाइना ने सेनकाकू आइलैंड्स पे भी डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया है। सेनकाकू आइलैंड वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जापान है, लेकिन अब वो चाइना कह रहा है कि ये हमारे ही आइलैंड्स है। अब जापान ने अभी ये डिस्प्यूट कैसे हुआ है? अब जापान ने अभी क्या किया है कि अपने पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया है। तो उन्होंने अभी जो इन आइलैंड्स की क्या पूरी चेन है और वहाँ पे उन आइलैंड्स की चेन को जापान में जनरल वहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो तोनोशिरो सेनकाकू आइलैंड्स बोलते हैं। अब तोनोशिरो सेनकाकू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने इन आइलैंड्स का नाम सेनकाकू रख दिया है। सो इसलिए अब चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जापान ने अभी क्यों किया, जबकि अभी पेंडेमिक फेस चल रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में। अब जापान को एक ये पॉइंट मिल गया कि जो चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी इंडिया के साथ, सो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसको लगा कि अभी वो वहीं सारा एंगेज है और उसको दो तरफ एंगेज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठा के इनका जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया। अब ये जो तीनों कंट्रीज थी इसको क्लेम करते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा पास में ताइवान के हैं, फिर जापान के हैं, फिर चाइना के हैं। अब इन आइलैंड्स के बारे में हम जान लेते हैं और इन आइलैंड्स की हिस्ट्री क्या है। फर्स्टली मैं आपको एक बता दूं कि जो ये आइलैंड्स हैं वो अनइनहेबिटेटेड आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। अब आप कहेंगे कि ये जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है तो फिर इन आइलैंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले हम इन आइलैंड्स की हिस्ट्री जान लेते हैं कि आइलैंड्स है कहाँ पे और इनकी हिस्ट्री क्या है। ये जो आइलैंड्स हैं ये ओकिनावा जो चेन है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो ओकिनावा चेन है, ये पूरी एक चेन है ओकिनावा की, मतलब ये पूरी यहाँ से ऐसे आ रही है। सो यहाँ पे ये जो है वो सेनकाकू आइलैंड्स लोकेटेड है, जस्ट ताइवान के पास में। अब ये जो आइलैंड्स हैं वो एडमिनिस्टर तो जापान करता है, लेकिन ये इशिगाकी जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ये। और जो ये पूरी चेन है जो आइलैंड्स की आप जो देख रहे हैं, ये जो आप जो चेन देख रहे हैं, ये पूरी 2000 किलोमीटर की जो चेन है, इसको ryukyu आइलैंड बोलते हैं इस पूरी चेन को। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये जापान इसको एडमिनिस्टर करता था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस इसको एडमिनिस्टर करने लग गया और फिर बाद में यूएस ने इसको हैंडओवर कर दिया। और अब ये जो आइलैंड्स हैं वो यूएस और जापान का मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो चुका है। और 2012 में जब यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा थे तो उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया था कि ये जो आइलैंड्स हैं ये यूएस और जापान के स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए। लेकिन अब रिसेंटली जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया 2016 में, तब से ट्रम्प ने इस पर कुछ कम एम्फेसाइज किया है और चाइना को इस चीज़ का मौका मिल गया कि हाँ अब इन पे हम क्लेम कर सकते हैं। सो ये तो इनका आइलैंड्स का हिस्ट्री था और ये पूरा चाय था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना जापान के लिए, मतलब जापान के खिलाफ एग्रेशन क्यों नहीं दिखा रहा है, जबकि इंडिया के अगेंस्ट में तो वो काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है। तो सबसे इसके सिंपल सा आंसर ये है कि जापान जो है वो यूएस का एलाई है। सो अगर उसको जापान से काउंटर करना है या फिर उससे एग्रेशन दिखाना है तो फिर उसको यूएस से काउंटर करना पड़ेगा, जो कि चाइना नहीं कर पाएगा। और इवन दो अभी साउथ चाइना सी में 3 यूएस के वॉरशिप है, सो चाइना को उसको काउंटर करने के लिए भी वहाँ पे अपनी नेवी को एंगेज करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात यह है कि ईस्ट चाइना सी में जापान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जबकि साउथ चाइना सी में चाइना का इन्फ्लुएंस है। सो इसलिए वो एग्रेशन नहीं दिखा रहा। अब ये आइलैंड का जो डिस्प्यूट है वो मेनली कब से आ रहा है, ये क्या है कि जब से यहाँ पे पेट्रोलियम और ऑयल, यहाँ पर गैस का रिजर्व का मतलब स्टडी किया गया तो यहाँ पे है। तो उन्होंने जब ये पता पड़ा कि जब यहाँ पे है
तब से ये तीनों कंट्रीज़ यहाँ पे क्लेम करने लग गई कि ये आइलैंड्स हमारे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जापान ने इतनी बार, चाइना ने इतनी बार ट्रांसलेशन किया है, मतलब उनकी टेरिटरी में जाके लद्दाख से भी ज़्यादा उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, जबकि लद्दाख में उन्होंने 421 किया और जापान की टेरिटरी में जाके 600 अबाउट 600 उन्होंने किया है। ये डिस्प्यूट इसलिए भी स्टार्ट हुआ जब 1895 में जब जापान ने ताइवान हैंडओवर किया था, तब उसके टेरिटोरियल क्लेम उस टाइम क्लियर नहीं थे कि उसका ये आइलैंड्स होंगे या नहीं होंगे, तो उस टाइम ये क्लियर नहीं था। और डिस्प्यूट अभी इन दिनों ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जो चाइना के जो कोस्ट गार्ड वेसल्स हैं वो पहले क्या जापान के इन आइलैंड्स में आके 2-4 दिन 5 दिन रुकते थे, लेकिन अब वो पिछले 2-3 महीने से रुक रहे हैं। और इस चीज़ को काफ़ी लेकर टेंशन हुई जापान में, तो इन्होंने इस चीज़ में रिजोल्यूशन पास कर दिया इस चीज़ को लेकर। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी चेन है, ये पूरी जो आइलैंड्स की चेन है, ये सेंकाकू ये रहा, ठीक है। अब चाइना का जो है वो ऑब्जेक्शन भी आया फिर, तो उसका जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन का जो आया कि ये हमारे सोवरेनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे सोवरेनिटी पे आता है और इसको हम क्लेम करते हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऑब्जेक्शन उठाया। अब इसका वे फॉरवर्ड ये है कि अब देखना ही होगा कि जापान कब तक ये काउंटर कर सकता है। भाई चाइना का जो ग्रोइंग मिलिट्री एग्रेशन है वो पूरे उसके जितने भी बॉर्डर एरियाज है वो हर जगह अपनी एग्रेशन दिखाता ही है। अब जापान का कब तक वो काउंटर कर सकता है, क्योंकि चाइना की जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, तो उसको कब तक वो काउंटर कर पाएंगे। और जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया था कि वो मिलिट्री पे कम एक्सपेंडिचर करेंगे ताकि वो पीसफुल कंट्रीज रह सके। तो रिसेंटली वो भी काफ़ी अपना बजट जो है मिलिट्री एक्सपेंड कर रहे हैं, उन्होंने 1% से 2.5% भी अपना जीडीपी का कर दिया है मिलिट्री पे, लेकिन वो कब तक काउंटर करेंगे ये सबसे देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका एक ये हो सकता है कि इंडिया के साथ भी जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का, वो जापान के साथ भी है, तो ये दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो इसका अच्छा मतलब बैलेंस कर सकते हैं चाइना को। चाइना जापान के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, इनके हमारे बीच में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं, काफ़ी हमारे रिलेशंस अच्छे भी हैं। तो लेकिन सोवरेनिटी इशू के लिए काफ़ी मतलब कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। सो इस पे इंडिया को काम करना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंस यही है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयल और गैस रिजर्व्स आ गए, और फिशिंग पर्पस के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जापान का मेन जो है फूड वो फिश ही है। सो और इसका जो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी जापान का बढ़ जाएगा, जो कि 21 किलोमीटर तक होता है किसी भी कंट्री का। और सोवरेनिटी क्लेम हर कोई अपनी कंट्री का करता ही है। अब चाइना इससे ये दिखाना चाह रहा है कि चाइना का मेन पर्पज़ यही है कि वो अपना असर्टिव नेचर दिखाना चाह रहा है। उसका मेन पर्पज़ इतना नहीं है ऑयल गैस का, लेकिन वो अपना असर्टिव नेचर ज़्यादा दिखाना चाह रहा है। और वो इसी के कारण वो रीजनल हेजेमोनी का उसका मेन है, और उसके बाद वो ग्लोबल हेजेमोनी का उसका मेन है, ताकि वो यूएस को भी काउंटर कर सके। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।